हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। तो दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय गवाए बिना शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट GK और GS के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 क्या है? 17 अनुच्छेद के बारे में पूछा गया क्या है? LGBT अधिकार है, राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू और कश्मीर की विधायिका है, अस्पृश्यता का उन्मूलन या व्यभिचार। दोस्तों अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित किया गया है भारत के संविधान में? दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद में वर्णित किया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन। दोस्तों अस्पृश्यता के बारे में भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया था, याद रखिएगा। दोस्तों कुछ भारत के संविधान के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 हो गया, कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये अनुच्छेद 21 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। यह शिक्षा का अधिकार के बारे में वर्णित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 21A में, तो याद रखिएगा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 35A कहा गया है राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू और कश्मीर की विधायिका 35 में A में किया गया है। और दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अनुच्छेद 324 ये चुनाव आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 112 दोस्तों बजट के बारे में है। और अनुच्छेद 51A यह मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 343 दोस्तों आधिकारिक भाषाएं के बारे में बताता है। अनुच्छेद 352 दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों 370 तो आपने पिछली 1-2 वर्षों से देख रहे हैं आप 370 के बारे में। तो दोस्तों 370 अनुच्छेद कहता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान जो निरस्त किया गया है। पहले दोस्तों जम्मू और कश्मीर भारत का राज्य का एक अस्थायी हिस्सा था, जहाँ पर दोस्तों भारत का जम्मू और कश्मीर का अलग से झंडा फहराया जाता था, जो 370 के अनुच्छेद में आता था। जब से दोस्तों 370 हट गया है, तो वहाँ पर भारतीय तिरंगा लहराया जाता है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर को भारत राज्य का जो अस्थायी दर्जा था उसको समाप्त करके भारत देश में शामिल कर लिया गया है। तो याद रखिएगा 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान को निरस्त करता है। तो ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वेंकटरमन रामकृष्णन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, औषधि विज्ञान या अर्थशास्त्र। दोस्तों वेंकटरमन रामकृष्णन ने किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान में। याद रखिएगा रसायन विज्ञान में वेंकटरमन ने नोबेल पुरस्कार जीता है। रसायन विज्ञान बिल्कुल सही उत्तर होगा। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए दोस्तों वेंकटरमन ने नोबेल पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है? याद रखिएगा सिंचाई की आधुनिक विधि के बारे में पूछा गया है। चेन पंप, पुली प्रणाली जिसको मोट कहा जाता है, लीवर सिस्टम, रहट या ड्रिप सिंचाई। सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखिएगा ड्रिप सिंचाई यह सिंचाई की आधुनिक विधि में आती है। ड्रिप सिंचाई दोस्तों आधुनिक विधि में आती है। अगला प्रश्न है सिख के 5वें गुरु के बारे में पूछा गया है। 5 सिख के दोस्तों टोटल 11 गुरु थे, तो 5वां गुरु कौन थे? विकल्प दिया है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय। सिख के 5वें गुरु कौन थे दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ये सिख के 5वें गुरु थे। तो याद रखिएगा अर्जुन देव बिल्कुल सही उत्तर होगा। विकल्प अगला प्रश्न है उन दांतों का नाम बताइए जो छेदने और फाड़ने में मदद करते हैं। दोस्तों आपके मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो कौन से दांत दोस्तों छेदने या फाड़ने में काम आते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक या चवर्णक। तो दोस्तों छेदने और फाड़ने के लिए दोस्तों रदनक दांत आते हैं उपयोग दोस्तों, जो थोड़ा साइड में होते हैं, अपने दांतों के साइड में होते हैं। तो दोस्तों ये दांत होते हैं, ये दांत हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है कि
कौन से दांत जो छेदने और फाड़ने के काम आते हैं। तो दोस्तों आप ये साइड वाले दांत से आप यूज़ करते हैं तो इनको दोस्तों रदनक कहा जाता है। याद रखिएगा, रदनक यहाँ पर सही उत्तर होगा। दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ को मैं लेकर आता हूँ, तो वो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। कौन सा रक्त समूह है दोस्तों जो सार्वभौमिक दाता है, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप वालों को अपना रक्त दे सकता है? बी ग्रुप, ए बी, ओ या ए? तो दोस्तों कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो रक्त समूह ओ वाले दोस्तों सार्वभौमिक रक्तदाता होते हैं, जो कि सभी को अपना रक्त दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है। एक कोशिकीय कवक का उदाहरण पूछा गया है। ब्रेड फफूंदी, यीस्ट, पेनिसिलियम या मशरूम? दोस्तों एक कोशिकीय कवक का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा यीस्ट। तो यीस्ट दोस्तों एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है। ये साइंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। यीस्ट बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक उत्क्रमणीय अपरिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। कौन सी क्रिया है? दूध का फटना, बर्फ़ का पिघलना, लकड़ी का जलाना या फलों का पकना? दोस्तों कौन सी प्रक्रिया है जो उत्क्रमणीय परिवर्तन है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बर्फ़ का पिघलना। दोस्तों यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया परिवर्तन का मतलब ये है दोस्तों, एक बार क्रिया हो जाने के बाद उसको पुनः उसी में बदला जा सकता है। तो दोस्तों यदि दूध फट जाए तो उसको दोबारा दूध में नहीं बदल सकते हैं। लकड़ी जल जाए तो उसको दोबारा नहीं बदल सकते हैं। फलों का पकना दोस्तों, पक जाए तो दोबारा कच्चा नहीं कर सकते हैं। जबकि बर्फ़ को पिघलने के बाद दोस्तों हम फिर से बर्फ़ को जमा सकते हैं। तो दोस्तों यह प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वीणा में कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? दोस्तों वीणा में पूछा गया है कौन सा भाग जो है ध्वनि उत्पन्न करता है? तो वायु स्तंभ, खींची हुई तार, तनी हुई झिल्ली या खोखले बॉक्स? तो आपने देखा होगा वीणा में दोस्तों कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है। मैं आपको बता दूं कि ये वीणा हो जाता है मान लीजिए, और यहाँ पर कुछ खींची हुई तार लगी होती हैं। तो दोस्तों अब वीणा केवल खींची हुई तार पर ध्वनि उत्पन्न करता है। तार में दोस्तों आप उंगली घुमाते हैं या कुछ किसी की सहायता से आप उसमें टच करते हैं, प्रेस करते हैं दोस्तों, उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों खिंचा हुआ तार से ध्वनि उत्पन्न करता है, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हैजा आमतौर पर दूषित पानी के माध्यम से फैलने वाली एक होने वाली बीमारी है। दोस्तों हैजा जो दूषित पानी के माध्यम से फैलती है, ये किस तरह की बीमारी है? फफूंद से, जीवाणु, संक्रामक या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों हैजा बीमारी होती है जीवाणु से होने वाली बीमारी है। याद रखिएगा, हैजा एक जीवाणु से होने वाली बीमारी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती है? याद रखिएगा, बच्चों में पूछा गया है कितनी हड्डियां पाई जाती है। 206, 210, 300 या 186? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर होगा 300। याद रखिएगा, नवजात शिशु में टोटल 300 हड्डियाँ होती हैं। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है दोस्तों, तो छोटी छोटी हड्डियाँ जो कि आपस में कुछ हड्डियाँ जुड़ जाती हैं और बाद में रह जाती हैं 206। तो याद रखिएगा, वयस्क होते होते 206 हड्डियाँ बचती हैं, जबकि बच्चों में 300 पूरी हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार? दोस्तों परावर्तन का नियम है जो ये परावर्तन का नियम होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण वाला आपने नियम पढ़ा होगा। तो उसके अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, या दोनों कोण हमेशा असमान होते हैं? तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा इसका, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों ये जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण, इसका जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर अभिलंब से जो कोण होता है, थीटा डिग्री यहाँ पर होगा, थीटा डिग्री यहीं पर भी होगा। तो दोस्तों ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। ये दोनों दोस्तों आपस में बराबर होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस बल को तरल पदार्थों के आंतरिक घर्षण बल के रूप में परिभाषित किया गया है? गुरुत्वाकर्षण बल, श्यानता बल, चुंबकीय बल या घर्षण बल? तो दोस्तों
किस बल को आंतरिक घर्षण बल के रूप में परिभाषित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्यानता बल। याद रखिएगा श्यानता बल। श्यानता का मतलब ये होगा दोस्तों, यदि किसी मोटे द्रव जैसे ग्लिसरीन हो गया, दही हो गया, घी हो गया, इनको दोस्तों यदि आप किसी सतह पर आप फ्लो करेंगे, उसको प्रवाह करेंगे तो दोस्तों बहुत आराम से बहता है। तो पूछा गया है कि तरल पदार्थों के आंतरिक घर्षण बल के रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों। जो तरल होते हैं, जैसे मोटे तरल होते हैं, आप एग्जांपल मान लीजिए ग्लिसरीन हो गया, मधु हो गया, शहद हो गया दोस्तों, इसको यदि आप फ्लो करेंगे किसी माध्यम से दोस्तों बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है। तो उसके माध्यम में दोस्तों कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जिनके बीच दोस्तों घर्षण होता है। तो उन घर्षण के बारे में पूछा गया है कि कौन सा तरल पदार्थों के घर्षण बल के रूप में परिभाषित है? दोस्तों श्यानता बल। गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों पृथ्वी पर लगाया जाता है। चुंबकीय बल दोस्तों चुंबक के द्वारा लगाया जाता है। घर्षण बल दोस्तों कहीं पर भी लग सकता है, लेकिन तरल के अंदर के घर्षण बल के बारे में श्यान बल लगता है। तो यहाँ पर श्यानता बल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का एक उच्चतम प्रतिशत में उपस्थित है। कार्बन का उच्चतम प्रतिशत किस में उपस्थित है दोस्तों? कार्बन दोस्तों की सबसे ज़्यादा किस में उपस्थित है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? तो दोस्तों कौन सा अयस्क है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है? तो एंथ्रेसाइट बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। यह सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है कार्बन में। याद रखिएगा कार्बन सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है एंथ्रेसाइड में। अगला प्रश्न है, केचुए किसान मित्र क्यों कहे जाते हैं? विकल्प दिया गया है, वे मिट्टी को खोदते हैं और जिसमें उसमें हवा का संचार होता है। वे किसानों के लिए भोजन बनाते हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। वे मिट्टी में रोगाणुओं को दूर करते हैं। बिल्कुल गलत। वे प्लास्टिक का कचरा खाते हैं। दोस्तों केचुए जो किसान मित्र क्यों कहे जाते हैं दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा, वे मिट्टी को खोदते हैं जिसमें से उसमें हवा का संचार होता है। उससे मिट्टी को खोद देते हैं जिसमें से हवा प्रवाहित होती है दोस्तों, अधिक उपज होती है दोस्तों, इसलिए केचुए को किसान मित्र कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों? विद्युत घंटी जो होती है किस सिद्धांत पर काम करती है? धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, धारा के ताप प्रभाव या उपरोक्त सभी? दोस्तों विद्युत घंटी जो होती है किस सिद्धांत पर काम करती है? धारा का चुंबकीय प्रभाव सही उत्तर होगा। जो बेल लगी होती हैं दोस्तों घरों में, तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। तो याद रखिएगा सही उत्तर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगे प्रश्न? आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ के साथ मैं लेकर उपस्थित रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक मिस ना होने पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा MK रॉय चैनल को। तो जय हिंद, धन्यवाद।